हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे अपने मॉडर्न फिजिक्स के। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं। तो मेनली जो हमारा यहाँ पर वर्क रहेगा वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम वन बाय वन। अभी तक हमने थ्योरी जो पढ़ी थी पॉजिटिव रेस के बारे में, या कैनाल रे जिसे बोलते हैं आप लोग, और एक आपकी कैथोड रे है जिसको नेगेटिव चार्ज सिग्निफाई कराता है। उससे आगे चलेंगे अब हम। ओ, ये बंदे ने स्क्रीन शेयर, ये वाली शेयर करनी है। एक मिनट रुक जाइए, मैंने पहले स्क्रीन शेयर कर दी आपको। ये आई थिंक नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर रहेगा कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्या हम पढ़ रहे हैं। यही स्क्रीन शेयर हो रही है ना, एक बार देख लेता हूँ। लेआउट, कीड़ा लग रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखते हैं, ये भी छोटा बेकार लग रहा है। साइड बाय साइड कैसे लगे? बेकार कंटेंट ओनली। मेरी शक्ल नहीं आती क्या जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ? बैकग्राउंड में आना चाहिए ना, मैं ऐसे करके यहाँ पे यूं करके। इससे तो यही सही लग रहा है। हाँ, अभी ठीक है। आई थिंक अभी ठीक है। चलिए, देखो आपकी जो बुक है ना, उसमें चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी लाइट के बारे में नहीं, उन्होंने मैटर के बारे में बोला है कि मैटर दो नेचर शो करता है। वो दोनों नेचर कौन कौन से हैं? एक उसका वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। क्लासिकल स्टडीज की अगर बात की जाए ना, पहले जो हम पढ़ा करते थे, तो उसमें किसी भी पार्टिकल का आप देखते हैं मोशन, मान लो वो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। जब आप उसको थोड़ी दूर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें एक थोड़ी सी डैम्पिंग होती है। अप एंड डाउन करके वो मूव करता है। तो कोई भी मैटर होता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है ऊपर नीचे की तरफ। ऐसे ह्यूमन भी अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी में ना फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करेगा, जैसे जैसे प्रेशर बनता है थोड़ा बहुत गैप उसमें कम बढ़ती होता है। तो आपकी हाइट चलने के साथ साथ थोड़ी सी अपने आप को एडजस्ट करती है। वो ऐसे नहीं दिखेगी जब आप एक हाईली एडवांस्ड कैमरे से देखेंगे चीज़ों को मैग्नीफाई करके, तो आपको दिखेगा कि ऐसा करके डिस्टरबेंस हल्का हल्का हमारी हाइट के साथ आता है। सिमिलरली कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो उसमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं। नहीं भी अगर होंगी तो उसमें एयर प्रेशर होता है। तो जितनी भी चीज़ें होती है ना, देखा जाए आप अगर उसको स्ट्रेट पाथ में मूव कराते हो तो मेजरली उनमें थोड़ा सा तो डिस्टरबेंस आता है अप एंड डाउन का। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर। तो जो मैटर होता है, मैटर बेसिकली दो तरह का नेचर शो करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव जिसे बोलते हैं। क्या मैटर की वेव का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट एज वेव एंड समटाइम एक्ट एज पार्टिकल। तो जब भी कोई पार्ट मटेरियल मूव करता है तो कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इसी को हम ड्यूअल नेचर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखाया था ना। तो डी ब्रॉगली ने ऑब्जर्व किया था कि जो पार्टिकल भी है या कोई मैटर है, उसके अंदर ऑसिलेशन होते हैं। A wave is associated with moving material particle which control the particle in every respect. Like आपने किसी चीज को देखा ऊपर से तो वो ऐसे मूव कर रही थी, तो आपको लगेगा ये कि स्ट्रेट पार्ट पे मूव कर रही है। लेकिन उसी के साथ डी ब्रॉगली ने ऑब्जर्व किया था इसमें हल्का सा डिस्टरबेंस भी आता है। तो वो अपने साथ एक वेव को लेके चलता है। ठीक है, तो ये जो वेव को लेकर चल रहा है इसी को बोलेंगे आप
वेव नेचर, या बोला जाएगा डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। कोई भी पार्टिकल के साथ जो वेव है, जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है रेड में और ग्रीन से उसके साथ एक वेव चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखिएगा, इसको आप बोलेंगे मैटर वेव, या इसका एक और नाम होगा डी ब्रॉगली वेव। एंड इट्स प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स विथ ग्रुप वेलोसिटी। मतलब मैं समझाता हूँ ये क्या पॉइंट भूल गया। ये पॉइंट भूल गया, जैसे पार्टिकल अगर मूव करेगा ना ऐसे करके, तो पार्टिकल की अपनी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन जब आपकी वेव है, तो वेव की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकता है वो शो करे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी ना लेकर हम एक पैकेट मान लेंगे इसको। वेव का एक पैकेट है, इस पैकेट का पूरा एवरेज निकालकर हम एक ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं कि इस ग्रुप में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल के इर्द गिर्द आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है, और इसी को आप बोलेंगे वेव नेचर या मैटर वेव, मैटर की वेव फॉर्म हो रही है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, जब आपकी वेव मूव कर रही है, तो उसकी, जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो तो डिस्टेंस को निकालते हो ना कि इतनी डिस्टेंस कवर करी, वेव में आप डिस्टेंस ना निकाल कर निकालते हैं वेव लेंथ, जिसको आप लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा निकालने का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी मोमेंटम। ये एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 to the power -19 -34 होती है। 10 to the power -34, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। आगे देखिए, मास ऑफ द पार्टिकल ये कहाँ से आया, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मेनली जो डी ब्रोगली थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके एक दो पॉइंट पढ़ लीजिए। पहले ये वाला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ whose measurement is possible if the gamma rays, the wave of matter wave associated with the microscopic particle like electron, proton, neutron, alpha particle is of the order of 10 to the power -10 मीटर। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है, इनके साथ जो मैटर वेव एसोसिएट होगी, वो इस रेंज के हिसाब की होगी, 10 to the power -10। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो मेजर की जाएगी, वो गामा रेस की होगी। ठीक है, ये इसके दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो ऊपर सारे पॉइंट किए गए हैं, ये क्या किए गए हैं और किस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली ने ना एक चीज ऑब्जर्व की थी। यहाँ कहाँ से आ गए, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। डी ब्रॉगली ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। और इसको हटाने के लिए आप लैम्डा इज इक्वल्स टू रखते हैं कांस्टेंट लगाकर एच अपॉन पी। तो पहला फार्मूला तो ये होता है। अब आपको पता है कि आपका जो मोमेंटम होता है उसको कैसे निकालते हैं आप, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से जो आपका लैम्डा का फार्मूला आएगा, वो आएगा एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, अब एक चीज होती है ऐसे करके ना, ये देखते रहिएगा, एक फार्मूला लैम्डा का, दूसरा फार्मूला, एक होता है आपका रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, तो आप लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के। आप ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा ई के बराबर। तो यहां से आप लिखिएगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ई के। एम वी होता है मोमेंटम का स्क्वायर, 2m को इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, और टी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 2m ई के। इस चीज को अगर मैं इसकी जगह रख दूं तो यहाँ से एक और फार्मूला आपका बनेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। तो वेवलेंथ निकालने के आपके पास टोटल मिलाकर तीन फार्मूले हो गए। तो ये तीन फार्मूले इतने मैटर नहीं करते, यहाँ मैटर करता है रिलेशन। लाइक पहले वाले में लैम्डा बढ़ जाएगा अगर मोमेंटम की वैल्यू को कम करोगे। यहाँ पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, यानी कि अगर वेलोसिटी आपके पार्टिकल की बढ़ाएंगे या ज्यादा वेलोसिटी का पार्टिकल जाएगा तो उसकी जो वेवलेंथ बनेगी वो कम बनेगी, और अगर कम वेलोसिटी का पार्टिकल जाएगा तो उसमें जो वेवलेंथ बनेगी वो ज्यादा बनेगी। तीसरी चीज है ये, यानी लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट ई के। ठीक है, तो इसमें भी आपका लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी कब, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो आपकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो ये टोटल मिला के रिलेशनशिप है इनके बीच। ठीक है, तो यहाँ ये जो चीजें दे रखी हैं, ये देखो क्या बात है, धन्यवाद जाता है। देखिए, इसमें आपने जो चीजें ये देख रखी हैं, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। ये ई जो है आपकी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो हमारा वेवलेंथ का यहाँ से टोटल कंक्लूजन निकल आया। तो आप ये फॉर्मूले तीनों लिख लीजिएगा कैसे कैसे आप लैम्डा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली। अब हमारा यहाँ पर पहला चांस है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल। जब आपकी वेवलेंथ एक चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, मान लो ये आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये मूव कर रहा है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, मान लो ये। तो इस वेव के बारे में किस तरीके से स्टडी आप करोगे, दो तीन चीजें आपको यहीं पर बोल रखी हैं कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है या तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकालते हैं या क्यू इंटू वी से निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे यूज पीछे वाली इक्वेशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, जो आपने पार्टिकल लिया है वो मान लो कि पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, अज्यूम कर लीजिए चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन भी हो सकता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो आपको इनका मास पता होना चाहिए और आपको इनका चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और मास प्रोटॉन का शायद होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मत डाउट है मुझे इसमें, आप एक बार ना इसको कंफर्म कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे दो तीन बातें समझाता हूँ। पीछे वाले जैसे फॉर्मूला आपने लिखा था उसमें, उसके बाद नंबर वन करके लिखिएगा चार्ज पार्टिकल के लिए जब आपको वेवलेंथ निकालनी हो। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई के। ठीक है, और आपने एनर्जी के लिए ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि ई के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के, या फिर आप उसको निकालते हैं क्यू इंटू वी से। क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल है। तो मैं ई के की जगह पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ एच अपॉन अंडर रूट 2m। ई के की जगह आप रखोगे क्यू इंटू पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 2m क्यू
इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वी, ऐसे लिख लो। इसमें आपको ना कुछ वैल्यूज पता है, लाइक आपको एच की वैल्यू पता है और वो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। आपको एन की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही। तो आप इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो। जब इस पोर्शन को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व होने के बाद ये पूरा पोर्शन आएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होकर बनेगी 12.27 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर -10। और अपॉन में आएगा अंडर रूट वी। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है तो फॉर्मूला ये होगा। ठीक है। अब फॉर्मूला आपको ना मेनली यही याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ये पूरा फॉर्मूला। बस एम और क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे अगर प्रोटॉन की बात करेगा, तो प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे मास चेंज करना, चीजों को सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा इन केस ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो आएगा 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास अलग होता है। ड्यूट्रॉन होता है आपका H12, मास दो होता है, इलेक्ट्रॉन एक होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसका मास डिफरेंट होता है, इसका चार्ज डिफरेंट होगा। तो ड्यूट्रॉन की वैल्यू डालेंगे आप, तो लैम्डा ड्यूट्रॉन के केस में ये आएगा। ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के केस में ये आएगा। ठीक है। ये मेनली आपने क्या किया है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ पीछे उस पर, टॉपिक पे। ये कैलकुलेशन साथ के साथ कीजिएगा आप। ठीक है। जो फार्मूले आपने लिखे ये फार्मूले हमने ये यूज करने हैं। देखो, आपने लैम्डा का एक सिंपल फार्मूला लिखा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴ तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए, जो भी आपका मास है और जो चार्ज है, उसकी वैल्यूज आप यहाँ लिख लो। देखो, ये है आपके पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज यहाँ पर, ये प्रोटॉन का मास और चार्ज यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन का मास और चार्ज यहाँ पर, एंड फाइनली अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज यहाँ पर। ठीक है। इन सारी चीजों को आप यहाँ रखते रहोगे, और रखने के साथ साथ क्या होता रहेगा आपका, जब आप मास पुट करोगे तो मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का रखना, फिर न्यूट्रॉन का, और अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल आपका होता है हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका मास कितना होता है वो रखिएगा, और इसका चार्ज कितना होता है, चार्ज इस पर 2 पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर इस पर चार्ज होगा। ठीक है। ड्यूटोरियम पर भी आपका चार्ज होता है, शायद +1 चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें से निकलता ही है मैक्सिमम। तो इनकी आप ये वैल्यूज रख रख के इनको निकालेंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो जो भी आपके इधर लिखे हुए थे ये ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, याद नहीं करने हैं, आपको याद करना है मास और चार्ज कितना कितना होता है, बस। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या हो गया? सेकंड पढ़िए। आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल्स। जो आपके अनचार्ज पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो फार्मूला सेम रहेगा, बस न्यूट्रॉन का आपको क्या लेना है, न्यूट्रॉन का मास लेना है। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴ इंटू वी। तो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर आपको चार्ज, चार्ज तो होता ही नहीं है कुछ भी, तो चार्ज होता है 0। अब यहाँ पर आप अगर 0 पुट करोगे ना डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल में आप ये देखिएगा क्या कर सकते हैं। मेनली आप क्या करोगे, आप न्यूट्रॉन का चार्ज डालोगे, चार्ज तो उसका कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए किस तरीके से निकालेंगे,
लैम्डा इज इक्वल टू उन्होंने निकाला है इस फॉर्मूले से। अब ये ई की वैल्यू नहीं रखी उन्होंने यहाँ पर, बिना ई के निकाला है, मतलब यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला जो यूज किया है वो किया है एच इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। तो उन्होंने सिर्फ 2m की वैल्यू रखी है, यानी कि मास और अंडर रूट 2 की, जो कि कितना आ रहा है 0.26286 इंटू 10 पावर -10। एक चीज देखना, सब में एंगस्ट्रॉम नजर आ रहा है आपको। तो मैंने ऊपर ही लिखाया था, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ड्यूटोरियम हो या अल्फा पार्टिकल हो, ये सारे के सारे रेंज में किस में आएंगे, 10 पावर -10 की रेंज में आएंगे। और वही हो रहा है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन का, अब देखो यहाँ पर एक और तरीका आता है, जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नेचर है ना, उसके थ्रू आएगा। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, पीछे चलते हैं। एक टॉपिक हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। वो टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक आपके पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर आपके पास गैसियस पार्टिकल्स भरे हुए हैं। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है गैसियस पार्टिकल पर, वो बता देता हूँ। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ई की, ये आपकी चेंज हो जाती है 1/2 KB/T से। ये जो KB है इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाम शायद कहीं ना कहीं सुना होगा, थर्मोडायनामिक में जरूर सुना होगा इसको आपने, 11वीं क्लास की थर्मोडायनामिक्स में। तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू दी पावर, मुझे देखना पड़ेगा, वैल्यूज तो मुझे नहीं याद रहती हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23, -23 है, ठीक है। माइनस प्लस है, -23, -23। अरे यार, ऐसा क्यों होता है। ये वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, लैम्डा में यूज करोगे इसका, क्योंकि गैसियस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है, तो टेम्परेचर का तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है ना उसको। न्यूट्रॉन के लिए आपने अलग देख लिया, न्यूट्रॉन के अलावा जब चार्ज नहीं है तो चार्ज, ऐसा मत करना चार्ज जीरो रख दो, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा आपका। लैम्डा लैम्डा इन्फिनिटी नहीं होता। तो आप दूसरे फार्मूले से यूज कीजिएगा। देखो लैम्डा इससे पहले आपने निकाला था ना ऐसे करके, H/√2m/Q/V। तो ये तो है ही नहीं, ये वैल्यू जीरो है, सब जीरो हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू पहुंच जाएगी इन्फिनिटी को, टेंड कर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए लैम्डा जो निकालो ना आप ऊपर वाले के लिए, वो निकालना H/√2m ई के से ही। अब यहाँ पर 2m में आपने मास ऑफ न्यूट्रॉन डाला और 2 से मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रख के वैल्यू सॉल्व कर दी इसकी पूरे की। वो जो भी आई है आपकी एंगस्ट्रॉम में इधर लिखी हुई है। हम बात कर रहे हैं आपके टेम्परेचर के इफेक्ट की। तो क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, वो है हाफ ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। यानी अगर लैम्डा में लिखूंगा तो लैम्डा लिखने का तरीका होता है H/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ H/√2m। ई के की जगह क्या लिखूंगा,
Ek की जगह आप लिखेंगे Ek की जो वैल्यू आप ऊपर लिख कर आए हो, हाफ Kb इंटू टी, ऑल दीज आर इंक्लूडिंग इन द रूट। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हाफ, रूट के अंदर टी अलग लिख लो, और रूट के अंदर m इंटू के भी अलग लिख लो। तो आपका m यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ आइदर न्यूट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल का मास हो सकता है। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करो के बी से, जो कि है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज को रखो, रूट के अंदर सॉल्व करके आपका लैम्डा जो आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू आएगा, देखो इसका उसने मास रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, थर्मल न्यूट्रॉन की ही बात कर रहा है, किसी और पार्टिकल की बात नहीं कर रहा वो। मतलब न्यूट्रॉन को जब आप हीट करोगे तब क्या होगा। तो ये आपका थर्मल न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास इतना है, ये इसका मास है। टू कहाँ से आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा? अच्छा, के इंटू टी ही लिखा है, हाफ हाफ नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं, हाफ तो होता है। के इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के बी इंटू टी। ये फार्मूले मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में ये कह रहा है और मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है हाफ के बी इंटू टी। तो आप थोड़ा यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखिएगा। थर्मल न्यूट्रॉन का जो लैम्डा है, उसमें देखो 6.6 × 10⁻⁴ एच की वैल्यू, रूट के अंदर ये वैल्यू और ये वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, सॉल्व करेंगे तो आएगा 30.83 एंगस्ट्रॉम। यानी न्यूट्रॉन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30.83 एंगस्ट्रॉम, और रूट के अंदर टी, ये आपका लैम्डा न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीजें यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ कुछ ग्राफ्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ ग्राफ से पहले ना आपको फार्मूले पता होने चाहिए सारे जो अभी तक आपने लिखे हैं। रिलेशन लैम्डा में और पी में क्या होता है? जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। उसका ग्राफ ऐसा आएगा, लैम्डा और 1/b। ये 1/b क्या है? 1/b तो नहीं, 1/p होगा। यानी सिर्फ इसको पूरे को p मान लूं, तो इसको जब एक कांस्टेंट नंबर मानोगे ना यहाँ पर, तो ये तो आपको एक ऐसा नजर आएगा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, नॉट इनवर्सली। इसको पूरा एक नंबर मानोगे तो डायरेक्टली आएगा, तो ये ऐसे करके मूव कर जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो स्लोप आ जाएगा इसका h। ठीक है, फिर आते हैं इसके ऊपर वेलोसिटीज के लिए। तो लैम्डा वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटीज दिख रही हैं आपको। एक वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है और एक वेलोसिटी ऊपर से जा रही है। तो जो ऊपर से जा रही है वो आपकी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, नीचे से आ रही है वो कम वेलोसिटी को शो करेगी। बस ये वेरिएशन क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल होगा उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर बनेगा और लार्ज पार्टिकल का ग्राफ नीचे बनेगा। अब अगर वेलोसिटी की जगह उसने पूरी वेलोसिटी को ही 1/v मान लिया, तब क्या होगा? तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा तो फिर ग्राफ 1/v के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी वाला v है, पोटेंशियल वाला नहीं है। v के रिस्पेक्ट में कैसा आएगा? जो आपका लार्ज है वो नीचे और स्मॉल वाली वेलोसिटी ऊपर रहेगी। ऐसे ही देखो, अंडर रूट ई की बात करेगा एक बार, तो आपके स्मॉल और लार्ज, और अगर इस पूरे को मान लेगा तो ये स्मॉल और लार्ज। तो आपको देखो तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बता रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ये एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग नहीं। दूसरा आपको याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m/e के। ये दूसरा है। और तीसरा है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m/q_v, रूट के अंदर। ये तीन तो फॉर्मूले याद रखिएगा लैम्डा के लिए। ये मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तब, और आपको पोटेंशियल दे रखा है तब। एक टेम्परेचर वेरिएशन है, वो न्यूट्रॉन के लिए वैलिड है, ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। वो पूछेगा भी नहीं, वैलिडिटी तो है उसके लिए भी।
पूछेगा नहीं। नोट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। अ फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। मतलब फोटोन जो है वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, इट इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा कह लीजिए, पैकेट एनर्जी पैकेट्स है उसमें, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एक पार्टिकल, जो कि पार्टिकल विजिबल नहीं होता, एक रीजन को हम मानते हैं कि ये रीजन है, इसमें जितनी भी एनर्जी है उसको एक पैकेट मान लेंगे। सेकंड देखिए, व्हेन अ पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर, इट इज एसोसिएटेड विद वेव पैकेट रादर देन अ वेव। यानी कि अगर वो पार्टिकल आपका वेव नेचर शो कर रहा है तो उसको वेव पैकेट की फॉर्म में देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल वेव की फॉर्म में देखेंगे। पार्टिकल के लिए बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकल को वेव मान लेंगे, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक एक पैकेट कंसीडर कीजिएगा, एक रीजन कह लीजिए एक्चुअल में आप। उसके अंदर पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है आपका, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ऐसे करके पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल के लिए एक रीजन कंसीडर करते हैं हम, कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन ले लिया। अब मान लो कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा सकता है, हो सकता है पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा हो, या पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा हो, तो एक रीजन हम यहाँ पर बनाते हैं, एक ही ऑसिलेशन उसमें लेते हैं वैसे। चलिए इसको देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये चीजें थोड़ी समझने की होती हैं, थ्योरी है लेकिन समझने वाली चीजें यही है। सबसे पहला है, मैटर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। मतलब वेव नेचर, मैटर वेव का मतलब क्या होता है, आपने पार्टिकल ऐसे भेजा, ये तो पार्टिकल नेचर कहता है। उसका वेव नेचर कहता है मैटर का, कि वो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर हम एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आपका कहीं पर भी पाया जा सकता है। ये मैटर वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल इस पॉइंट पे यहीं मिलेगा, इस पॉइंट पे यहाँ भी मिल सकता है, नीचे यहाँ भी मिल सकता है, ऐसे यहाँ भी, इतने पूरे रीजन में कहीं पर भी आपका पार्टिकल मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेगा तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अपनी उस पोजीशन पर थोड़ी ना अड़ा रहेगा। नेक्स्ट पढ़िए सेकंड पॉइंट, अ मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो आपकी मैटर वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को शो नहीं करती, अनटिल और अनलेस दे आर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स। सिर्फ अगर मैटर है आपके पास, कोई गैसियस पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, ये पार्टिकल अगर वेव नेचर शो कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी निकले। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, द डी ब्रॉगली ऑफ मैटर वेव या मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट of the charge on the material particle. It means matter wave of de Broglie wave is associated with every moving particle where charge or uncharged। ये बात बिल्कुल सही है। आपने दो फार्मूले लिखे, उन दो फार्मूला में आपने रिलेशन जरूर चार्ज से कर दिया था, लेकिन लैम्डा का जो फार्मूला आता है आपका, वो आता है एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। तो यहाँ पर चार्ज का कोई रोल नहीं है इस फार्मूले में। ठीक है। एक और फार्मूला आपने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो यहाँ पर भी आपके चार्ट पार्टिकल का ना सिर्फ मास डिपेंडेड है, मास डिपेंडेड है ये आपका, ये चार्ज डिपेंडेड नहीं है। रही बात इस फॉर्मूले की, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू ई के। तो यहाँ पे चार्ज ना होने के बाद भी ये वेव नेचर तो शो कर ही रहा है, तो इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते। चाहे आपका पार्टिकल चार्ज हो या अनचार्ज हो, इससे मैटर नहीं करता। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो इंडिपेंडेंट होगी हमेशा चार्ज पे, यानी कि लैम्डा इज नॉट द फंक्शन ऑफ चार्ज। लैम्डा चार्ज का फंक्शन नहीं है। आपसे पूछे कि दो अलग अलग चार्ज के पार्टिकल है, लैम्डा क्या होगा, तो आप चार्ज की बेसिस पे उसको नहीं निकाल पाएंगे। हाँ आप रिलेट कर सकते हैं, मान लो एक पे दो चार्ज है, एक पे चार चार्ज है, तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कैसे, आप तो अंडर रूट क्यू कर सकते हो, ऐसे यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। सॉल्व कर जाएगा मैथमेटिकली, लेकिन थ्योरेटिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, पार्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल इन नेचर। यानी कि आपका जो पार्टिकल है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बन रही है,
उसके साइज की बननी चाहिए। यानी कि वेव ऐसा नहीं है कि वेव आपकी साइज की नहीं है, ये ज्यादा हो गई। ऐसा वेव बननी चाहिए इस तरह से। तो ये वेव लेंथ उसके साइज की अगर है तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे मैटर वेव को। और अगर पार्टिकल से बड़ी वेव बन रही है या पार्टिकल से छोटी वेव बन रही है तो उसमें आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। बड़ी वेव तो फिर भी ऑब्जर्व हो जाएगी, छोटी वेव अगर पार्टिकल से छोटी है ना, पार्टिकल की साइज से छोटी है, तो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि पार्टिकल अपने ही पोजीशन के आगे पीछे अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो नहीं देखेगा। एटलीस्ट इसी पार्टिकल के बराबर इसको ऊपर जाना चाहिए और इसी पार्टिकल के बराबर इसको नीचे जाना चाहिए जितना इसका साइज है। तब तो ये कंसीडरेबल होगा, अदरवाइज ये आपका वेव नेचर या वेव मैटर शो नहीं कर पाएगा। फिफ्थ पार्टिकल है, यार ये है मुझे बहुत तकलीफ। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। ये मैंने बताया था कि जो आपको माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करनी होती है वो पार्टिकल के वेव नेचर के लिए, जो माइक्रोस्कोप लोगे आप वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। इसको मतलब पार्टिकल को वेव नेचर को आपको डिटेक्ट करना है, बहुत छोटा पार्टिकल भी अगर है तो वो मूव करता हुआ नजर आएगा। आप उसका वाइब्रेशन कैसे देखोगे, उसके लिए आपको हाईली मैग्नीफाइड एक डिवाइस चाहिएगा, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन मैटर वेव ऑफ देयर वेवलेंथ। ये बात वही हो गई, लैम्डा इज नॉट द फंक्शन ऑफ चार्ज। सिक्स वाला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा कि मैटर वेव कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही। अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, उनके चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, मास अगर सेम है, तो चार्ज मैटर नहीं करेगा उनके लिए। मास मैटर करता है, मास के हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी कि अगर आप देखोगे ना, फेज का मतलब होता है, फेज समझो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी के साथ एसोसिएट होकर एक वेव भी जा रही है। तो यहाँ पार्टिकल की जो स्पीड है, मान लो वो सी है, और जो आपका ये पार्टिकल है, आप ना इसको एक चीज देखो, एक तो स्ट्रेट पाथ पे बंदा मूव कर रहा है और एक वाइब्रेट होकर के मूव कर रहा है, लेकिन वो रह फिर भी साथ ही रहे हैं। मतलब एक इंसान सीधे सीधे चले और एक इंसान ऐसे ऐसे चले, उसके बाद भी वो साथ रह रहा है, तो डिस्टेंस तो आपको देखने में ज्यादा कवर कर रहा है ना, क्योंकि एक इंसान ऐसे जाए और एक इंसान ऐसे जाए, तो उसको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो अगर वो फिर भी आपके साथ एसोसिएटेड है, इस तरह कोऑर्डिनेशन बना के चल रहा है, तो उसका सिंपल सा मसला है, मतलब है कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है, इसके अलावा जो आपकी वेव की वेलोसिटी है इंडिविजुअली, वो वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जिस स्पीड से आपकी लाइट चल रही है उससे भी ज्यादा होगी। बेटर वेव कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम, hence दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। देखिए, मैटर मैटर वेव, आपने मैकेनिकल वेव्स का नाम सुना होगा क्लास 11th में। ये वेव दो तरह की होती है, एक तो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती हैं और एक वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो एक को आप बोलते हैं मैकेनिकल वेव और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है, और इसको नो मीडियम रिक्वायर्ड। अभी आपने बोला कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं होगी मैटर वेव जो होगी, स्टिल दे कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम। तो ये मैकेनिकल वेव तो नहीं है, ये बात भी कंफर्म हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है और मैकेनिकल भी नहीं है, या तो ये दोनों की तरह मिलाकर कोई काम करेगी, ये एक अलग ही तरह की वेव है। तो मैटर वेव कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम, हेंस दे आर नॉन मैकेनिकल। तो ये अगर वैक्यूम में कोई चीज ट्रेवल कर पा रही है, तो इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ये मैकेनिकल नहीं है। तो यहाँ से आपने एक चीज तो कंफर्म कर ली कि इफ इट इज ट्रेवल इन द वैक्यूम, तो ये मैकेनिकल नहीं है। ठीक है, अभी 10 नंबर पर हम बात करेंगे, द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज एन। देखो,
नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव की अगर मैं बात करूं एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिटल, यानी कि अगर आपके थर्ड ऑर्बिटल के साथ मैं पूछूं कि कितनी वेव निकलेंगी, तो 3 वेव ही निकलेंगी। आपके फिफ्थ ऑर्बिटल के साथ पूछूं कितनी वेव निकलेंगी, तो 5 वेव ही निकलेंगी। और ये आपने उसमें देखा होगा लेमन बालमन पास्कल ब्रैकेट पी फंड के अंदर, उसमें जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स निकलती है ना, तो देखिएगा पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, इस तरीके से वो बढ़ती चली जाती है। 10 नंबर पर देखिएगा, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आर स्टेबल whose circumference is integral multiple of de Broglie wavelength associated with the particle. ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि न्यूक्लियस के करीब में जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं आर स्टेबल, वही स्टेबल होंगे जिनका सरकमफ्रेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ द लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्डा, यानी कि सरकमफ्रेंस, सारा सरकमफ्रेंस, ऐसा समझो इस चीज को, ऐसा मत समझो। स्टेबिलिटी के लिए ना, जो वेव मूव कर रही है वो ऑर्बिटल के आसपास ही मूव करनी चाहिए। ऑर्बिट में तो घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से घूमे कि उसका जो सरकमफ्रेंस है वो सारी वेवलेंथ का सम के बराबर आना चाहिए। जैसे आपका एक है ये पार्टिकल, और उसके अलावा ये उसके अलावा पास ऑर्बिटल है। ठीक, यहाँ पर जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, मान लो ऐसे करके मूव कर रहा था, यहाँ तक करता रहा करता रहा करता रहा, फिर वो बाहर वाले में चला गया, थोड़ी देर उसमें रहा, फिर लौट के इसमें आ गया। तो अब जो वेवलेंथ होगी वो इक्वल नहीं अनइक्वल हो जाएगा, यानी कि हर टाइम इसके चारों तरफ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली की बात हो चुकी है हमारी। अभी हम बात करेंगे अपने चौथे एक्सपेरिमेंट के बारे में, या चौथी हेडिंग के बारे में, डेविजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट। थ्योरी बता दी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, वही फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में आगे जाकर भी यूज होने वाले हैं। अब ये डेविजन गार्मर का एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट है किस चीज के बारे में। जो डी ब्रॉगली ने कहा था उस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन लोगों ने, डेविजन एंड जर्मर ने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये इस चीज के बारे में ही है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ होता क्या है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को फायर कराएगी। एक आपके पास निकल क्रिस्टल है जिससे रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आता है टकरा करके, वो एक डिफ्रैक्शन शो करता है, यानी कि एक इंटरफेरेंस बनाता है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बेसिकली ऐसे करके जो वेव होती है ना, तो वेव के ऊपर अगर वेव चढ़ रही है तो दो एक तरह का गैप दिखता है आपको उसके बीच में। इसको हम पढ़ेंगे वेव नेचर के अंदर ही। इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे करके दिखता है, एक वेव का अलग, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग। ठीक है, तो आपको जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न शो होता है, जो कि इस चीज को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ठीक है, तो इट इज यूज टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग कराई फ्रॉम अ सॉलिड टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सॉलिड, फ्रॉम अ सॉलिड, एक सॉलिड से वेरिफिकेशन करने के लिए वेव के, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि यहाँ से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है, इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल।
ये निकल क्रिस्टल के ऊपर आकर गिर रही है। इसको कट किया गया है क्यूबिकल एक्सिस एट पर्टिकुलर एंगल। ये एक एंगल रखते हैं इसका, इसका एंगल शायद 50 डिग्री के अराउंड रखते हैं। निकल क्रिस्टल बिहेव लाइक अ थ्री डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफ्रैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। समझे? द डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव बाय डिटेक्टर। यानी कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर दिखेगा आपको। डिफ्रैक्शन पैटर्न ये इस तरह का पैटर्न होता है। Is received by a detector which can be positioned at any angle by rotating about point of incident. The energy of electron beam can also be varied by changing the applied voltage of the electron gun. यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज सकते हैं, इसके पोटेंशियल को वैरी करा करके, इसको वैरी करा करके। तो उससे भी क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल आएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल आपको यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, इस तरीके से दिख रहा है। 44 वोल्टेज के लिए ऐसा दिखता है, 48 वोल्टेज के लिए ऐसा बन रहा है वो, और इसके लिए 54 वोल्टेज के लिए ऐसा एंगल बनाता है, 64 के लिए। तो ये जो एंगल यहाँ बनता है ना इसके पीक पर, ये जो एंगल बन रहा है, ये 50 डिग्री के अराउंड एंगल होता है। यहाँ देखो ये रहा, तो मैंने बताया था। तो 54 वोल्ट पर इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 54 वोल्ट, द डिफरेंस इज 50 डिग्री डिफ्रैक्शन। यानी कि डिफ्रैक्शन एक तरह का यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो वेव बन रही है ना, ये नेचर है इंसिडेंट बीम का। तो इस तरह वेव नेचर ये आपको दिख रहा है, और क्लियरली ये इस पॉइंट पर नजर आता है आपको। तो मेनली आपका मैक्सिमम जो दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा, 50 डिग्री का डिफ्रैक्शन शो होगा। According to classical physics, the intensity of a scatter beam of electron, all scattering angle will be same, but Davision Jarmer found that intensity of scattering beam of electron was not same, but different at different angle of scattering। मतलब जो इंटेंसिटी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डालने पर। आपने यहाँ वोल्टेज को वेरी करा कर भी देखा था। ये जो पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई है वो इस चीज के डिटेक्शन करती है कि जो डी ब्रॉगली ने बोला था, डेविजर गार्मन ने उसको एक्सपेरिमेंटली बनाया था। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को बनाओगे, देखो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर होगा, इसको अगर आप ग्राफ पर बनाओगे, ये, तो वो ग्राफ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ जब एंगल बनाओगे तो वो 50 डिग्री का एंगल शो करेगा। मेनली ये बताता है कि आपका वेरिएशन हो रहा है मूवमेंट में, और वेरिएशन ही आपकी वेव को डिटेक्ट करके बताता है। अब कुछ चीजें हैं, इफ द डी ब्रोगली वेव एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन देन दीज शुड डिफ्रैक्टेड बाय एक्स रे, डिफ्रैक्टेड एज एक्स रे। यानी कि जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, देन दे शुड बी डिफ्रैक्टेड एज एक्स रे। यानी कि अगर एक्स रे के साथ इसको आप इंटरफेरेंस कराएंगे या इसके सामने लेकर आएंगे, तो ये इसको डिफ्रैक्ट कराने का काम करेगी। अब एक होता है बिरेक्स फार्मूला आपका। बिरेक्स फार्मूला ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर ये कॉम्पिटिशन में पूछ दिया जाता है कि 2D साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा के बराबर है। वेवलेंथ निकालने का फार्मूला होता है मेनली। अब ये जो 2D है आपका, इसकी हम बात करते हैं। डी जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टेड प्लेन होता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये वही है। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे करके ये जा रही है। अब आपका ये दिख रहा है ना आपको, ये ये एक स्लेट है आपकी, ये दूसरी स्लेट है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डी होगी, और थीटा जो होगा वो ये एंगल होगा। यहाँ से जब आप इसको परपेंडिकुलरली लेंगे, यहाँ पर थीटा जो एंगल बन रहा है वो थीटा होगा। अब ये चार पांच चीजें हैं। फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेस फार्मूला क्या होता है। ब्रेस फार्मूला लिख लीजिएगा करके, ब्रेस फार्मूला, सेपरेशन डिस्टेंस का डबल इनटू साइन थीटा, ये बराबर होता है एन टाइम्स ऑफ द लैम्डा। थीटा अगर नहीं पता हो, थीटा निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपको ये एंगल दे रखा होगा, डिफ्रैक्शन एंगल, कि कितने से ये डिफ्रैक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट ये 50 डिग्री मुझे बताया था मैंने। अलग अलग के लिए अलग अलग भी हो सकता है। यानी कि आपका जो फाई है वो आमतौर पर तो 50 डिग्री होगा, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो।
फॉर्मूला है 2d sin थीटा। डी आपको गिवन होगा, थीटा आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइव, क्योंकि फाइव बराबर होता है 180 माइनस, थीटा बराबर होता है 180 माइनस 5/2। ज्योमेट्रिकल है ये, इसको मैं इतना डीपली नहीं समझा रहा, बस ध्यान रखना। ये बेसिकली यहाँ रूल लगाते हैं हम। ये हमारा थीटा है, ये पर इसके अपोजिट में एंगल होगा, सब मिलाकर 180 बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को इतना यूज नहीं करना आप। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, थीटा कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 5/2, और ये फार्मूला होता है एन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। अब ये रही बात एन की, कि एन क्या होता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर ग्लेशियन एंगल इंसिडेंस, ये थीटा जो है इसे बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम। जो आपकी इंसिडेंट बीम है उसका ग्लेसिंग एंगल कितना है। यानी कि ना मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। ऐसे लाइट आई और इधर की तरफ चली गई, रिफ्लेक्ट होकर। अब आप यहाँ पर जो प्लेन था, वो प्लेन कुछ इस तरीके का था। तो आप बीच से एक नॉर्मल डालोगे इस प्लेन को लेकर के, ये नॉर्मल आ गया। तो ये जो नॉर्मल आया है, इस नॉर्मल के साथ आप यहाँ से एक एंगल बनाओगे स्ट्रेट, ऐसे करके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका थीटा होगा। इसी को बोलते हैं ग्लेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम। एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब रही बात एन की वैल्यू की, दिस गिव्स गिव्स अस, एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ना आमतौर पर गिवन रहती है कि फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। रही बात इसमें पुट करने की, तो देखो सवाल देखो यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड फेज इन निकल क्रिस्टल। जो डिफ्रैक्टेड फेज होते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है इतनी, 0.91 एंगस्ट्रॉम। आपको ब्रैगिंग एंगल दे रखा है 65 डिग्री। अब ये ब्रैग एंगल दे रखा है, आप इस ब्रैग एंगल को डायरेक्ट रख दोगे, इसमें मत सोचना कि ये थीटा कितना दे रखा है। ब्रैग एंगल अलग है, और आपको जो डिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन एंगल है वो दे रखा होगा, तो ब्रैग एंगल निकालोगे आप पहले। दिस गिव्स यू एन इज इक्वल्स टू वन। इसकी एन की वैल्यू वन दे रखी है, सब कुछ पुट करना है यहाँ पर। लैम्डा इज इक्वल्स टू वन अपॉन में ले आना एन, और उससे आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या डिटरमाइन करना है यहाँ से, कितना वोल्टेज है, या वोल्टेज से भी आप लैम्डा निकाल सकते हो। देखो आपने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी। तो ये कितने पर 50 डिग्री का एंगल या 75 डिग्री का एंगल बनाता है, आप मान लो 54 पर बना रहे हो। तो 54 पर अगर आपको निकालना है कि कितना वेवलेंथ होगा उसका, या 54 रख दो, तो आ जाएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीज है कि आप एंगल से भी निकाल सकते हो लैम्डा, और आप वोल्टेज से भी निकाल सकते हो लैम्डा। दोनों के फॉर्मूले दो अलग अलग हो गए। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग निकालोगे तो वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। डिवीजन कार्मर के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 2d sin थीटा इज अपॉन एन इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये आपका जो डिफ्रैक्शन का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो, यानी कि एक डिफ्रैक्शन यहाँ हुआ है, दूसरा यहाँ हुआ है, इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो लिखनी है आपको। थीटा आपका ब्रैग्स एंगल है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट बाय दिस फॉर्मूला। तो ये डी ब्रोगली एक्चुअल में हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे वेरीफाई किया है, देखो उन्होंने निकाल कर देखा था ना चीजों को। एक बार 165 एंगस्ट्रॉम आ रही 1.65, एक बार 1.67, यानी ऑलमोस्ट ये सेम ही है। तो ये निकाला एक्सपेरिमेंटली, ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग निकाला, दोनों केसेस में आपकी वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट सेम। यहाँ से ये वेरीफाई करता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो एक्सपेरिमेंटली आपने यहाँ वेरीफाई कर दी। तो अगली बार हम जो बात करेंगे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में करेंगे, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो तब तक आपकी जो 3 लेक्चर हैं आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपके जो फार्मूले हैं, हर लेक्चर में फार्मूला ऐड होते चले जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। और हेजनबर्ग के बारे में आपने काफी सारा पढ़ा रखा है। हेजनबर्ग ने बेसिकली बताया था कि आप एक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते।
तो हाइजेनबर्ग ने एक पूरा रीजन लिया था और उन्होंने बोला था कि इस पूरे रीजन में कहीं पर भी आपका पार्टिकल हो सकता है, तो आप पार्टिकल पूरे के पूरे रीजन की लेते हैं वेलोसिटी, और उस पोजीशन को भी पूरे के पूरे रीजन के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक एक जगह आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे, जो हमारा फाइव है, इन सब चीजों की बात करी जाएगी। एक सिंपल फॉर्मूला है इसका भी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीजें इजी हैं, और यू कैन इजीली डू दीज थिंग्स व्हेन यू आर लर्निंग कंटिन्यूअसली द फॉर्मूलाज। ठीक है। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं, हमने काफी सारा मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक पढ़ लिया है। अब जो हमारा मैंने कहा था ना, जैसे कि जैसे आगे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो आप इन चीजों को समझते रहेंगे, तो उससे आसानी होती रहेगी। मैं एक न्यूमेरिकल और करा दूंगा आपका अगली बार, जो इनसर्टेनिटी को बताता है। मतलब एक सवाल, उसकी वेवलेंथ हम विद द हेल्प ऑफ डिवीजन जर्मर एंड विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दोनों के थ्रू आपकी लैम्डा निकलवा देंगे। ठीक है। आप चाहो तो खुद भी निकाल के देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। लेकिन यहाँ ना एंगल गिवन अगर होता तो आप निकाल लेते। एक काम करना, 64 वोल्टेज पर निकालना पहले, फिर जो भी वेवलेंथ आएगी उससे एंगल निकालना है, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन करके देखना है एक बार कि इतने वोल्टेज पर कितनी वेवलेंथ आएगी। मतलब आप यहाँ लैम्डा निकालना, 12.27 अपॉन रूट 64 से लैम्डा आ जाएगा। फिर लैम्डा का मदद यूज करके, लैम्डा का यूज करके आप निकालना आपका थीटा। थीटा कितना आएगा, तो वो 2d sin थीटा अपॉन n आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे आप। हेलो। हाँ, फोटो डाला है बस, भेज रहा हूँ। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम लोग आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। अब इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लेक्चर्स को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है।